हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक्स का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 21 है। यहाँ पे एक फ्लूइड है जो कि ऑयल है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। इसमें कितनी डेप्थ पे प्रेशर होगा? वो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एक तो यहाँ पे करेक्शन है, ये 4.8 इंटू 10⁻⁻² kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सिंपली एच डेप्थ पे प्रेशर होता है, वो होता है रो जी एच। लेकिन इस तरीके से करते हैं तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, लेकिन इसने यहाँ पे केजी की फॉर्म में पूछा है। इट मीन्स हमको जी वाली टर्म नहीं लेनी है, हमने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में प्रेशर निकालना है। रो ऑयल का हो जाएगा 0.8 इंटू 1000, ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब में, लेकिन प्रेशर गिवन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हम इसको भी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 लिख दिया, मीटर का क्यूब है तो 100 का भी क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻6, माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको अगर हम एच से मल्टीप्लाई करें तो प्रेशर आ गया, और प्रेशर गिवन है वो है 4.8 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे एच के लिए सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 4.8 इंटू 10⁻² अपॉन 0.8 इंटू 10⁻3। इन दोनों को काटेंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, और इनको करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू 10 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में पूछा है कि किसी डैम में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, वो किस किस पे डिपेंड करेगा? तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वो शेप पे डिपेंड करेगा और डेप्थ पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर टोटल प्रेशर फोर्स पूछा हो तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है, प्रेशर नहीं करता है। मटेरियल पे तो प्रेशर और प्रेशर फोर्स दोनों ही डिपेंड नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला होता है रो जी एच प्रेशर का, जहां पे रो है ये वाटर की मास डेंसिटी है और एच है वो डेप्थ है। यहाँ पे अब शेप का ये फर्क पड़ता है कि अगर वर्टिकल है या इंक्लाइंड है या कर्व्ड है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलरली लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा, जो ये 90 वाला डिग्री का एंगल बनाएगा प्लेन के साथ में। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। बट अगर वर्टिकल ही है आपका डैम तो उसमें इस तरीके से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स लगेगा, तो उसका जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स होगा वो सारा हॉरिजॉन्टल लगेगा, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट इसका नहीं होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप लेने पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, डेप्थ और शेप दोनों ही सही है। नेक्स्ट में पूछा है कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी। तो ये पिछले लेक्चर वीडियो में हमने निकाला था, ये होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, नहीं रहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यू का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। तो इस तरीके से म्यू क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू का आपको यहाँ से पता है, म्यू का पता है, तो म्यू अपॉन रो होता है, वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। 25 में पूछा है कि बैरोमीटर क्या है और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो बैरोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इसको यूज हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जनरल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जैसे कि
अर्थ सरफेस है, इस पे यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, टेबल रखी हुई है, आप खुद बैठे हुए हैं, कुछ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर एयर है, काफी हाइट तक है, तो उस एयर के कारण प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा था लिक्विड के कारण प्रेशर आ रहा था रो जी एच, वैसे ही एयर के कारण भी प्रेशर लग रहा है हर एक ऑब्जेक्ट पे जो कि रखा हुआ है अर्थ सरफेस पे। और इसकी वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। डिफरेंस ये आ जाता है कि रो इसका वाटर के कंपेरेटिवली काफी कम होता है, क्योंकि एयर होती है वो काफी लाइट वेट होती है। तो ये होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये हर एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है। अब ये होता है बैरोमीटर। क्या किया हमने, कंटेनर लिया, इसमें जो फ्लूइड यूज करते हैं वो हम मरकरी करते हैं, कंटेनर को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, कंटेनर में ये मरकरी फिल कर दिया हमने, और इसके ऊपर एक इस तरह की इसकी ट्यूब है, वो इन्वर्टेड पोजीशन में है, वो लगा दी। अब यहाँ पे ऊपर एयर है, उसके कारण ये यहाँ प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम है मतलब वहां एयर प्रेजेंट नहीं है, और एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर भी नहीं लग रहा होगा, वहां प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा। तो ये नीचे की तरफ इसमें प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर के कारण आप सोचो कि इसके ऊपर से आप ऐसे फोर्स लगा के दबा रहे हो इसको, तो क्या होगा, इसको प्रेस करने से इधर राइज हो जाएगा, और जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे राइज होगा। और यहाँ पे कितना राइज हो रहा है उसके लिए हम रीडिंग होती है, उसके लिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, स्केल होती है यहाँ पे, या फिर इसी पे हम ग्रेजुएटेड मार्क्स बना सकते हैं इस ट्यूब पे। तो इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम बैरोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 25 का आंसर हो गया सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट 26 में पूछा है कि पीजियोमीटर का कहां पे हम यूज करते हैं। तो पीजियोमीटर का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझने काफी जरूरत है, वो पीजियोमीटर, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर सब में एप्लीकेबल होता है। ये ए है, ये एक पाइप है, और इस पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब हमने एक सिंपल ट्यूब ली इस तरीके की एल शेप की, और हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसका कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण आपको फील आ रही होगी कि इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करोगे पाइप से तो एकदम से क्या होगा, उसमें वाटर लेवल राइज कर जाएगा। ये राइज क्यों करता है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो प्रेशर सेम रहता है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रेशर है P, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, अगर ये H हाइट तक वाटर राइज कर गया तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू WH। तो H कितना राइज होगा ये डिपेंड कर रहा है इस प्रेशर पे, प्रेशर ज्यादा होगा तो राइज ज्यादा होगा। राइज ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो इस प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, W तो कांस्टेंट है, P को इंक्रीज कर रहे हैं तो किसको इंक्रीज होना पड़ेगा, H को इंक्रीज होना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है। तो ये कंसेप्ट होता है मैनोमीटर, पीजियोमीटर सब में एप्लीकेबल होता है। पीजियोमीटर और मैनोमीटर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पीजियोमीटर है मैनोमीटर का ही सबसे सिंपल से सिंपल जो मैनोमीटर होता है उसको हम पीजियोमीटर बोलते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक एल शेप की ट्यूब ली और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये पीजियोमीटर हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेशर जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा यहाँ पे राइज हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह होगी, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आपको मेजर करना है, पाइप में जो फ्लो हो रहा है लिक्विड उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये H बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और H अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको हैंडल करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। पाइप में आपने लगाया हुआ, उसमें 2 मीटर की आपकी ट्यूब लगी हुई है, तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है कि एक आप पाइप है उसको प्रेशर मेजर करने के लिए आपने 2 मीटर की ग्लास की ट्यूब लगा रखी है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये पीजियोमीटर की ट्यूब है इसकी हाइट कम हो जाए, तो हमारे लिए मैनेज करना, इसको हैंडल करना इजी हो जाएगा। अब इजी कैसे करें, P और S तो प्रोपोर्शनल तो होंगे, लेकिन अगर मैं W बढ़ा दूं तो H उतना बड़ा नहीं आएगा जितना वाटर के लिए आ रहा था। अब लिक्विड दूसरा ले तो कौन सा ले, तो दूसरा लिक्विड हम लेते हैं मरकरी।
क्योंकि मरकरी काफी हैवी वेट होता है, मरकरी का वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। इट मीन्स सेम प्रेशर के लिए जो हमें यहाँ पे एच रिक्वायर्ड हो रहा था, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पीए कोई प्रेशर था, डब्ल्यू वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इसके कॉरेस्पॉन्ड पीए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एच आ रहा था वो मान लिया कि 13.6 आ रहा था। ये था वाटर का हेड। सेम अगर हम मरकरी के केस में निकालेंगे तो ये सिर्फ 1 मीटर आएगा। ये 13.6 आ रहा था वाटर के लिए, मरकरी के लिए 1 मीटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू प्रेशर है, ये इक्वल होगा मरकरी का कॉलम बनेगा, तो ये रो आएगा वो मरकरी का आएगा, तो रो मरकरी इंटू जी इंटू एच डब्ल्यू, सॉरी एच मरकरी, यहाँ पे मरकरी का हेड आएगा। अब एच एम हो जाएगा रो डब्ल्यू अपॉन रो एम, और रो एम है रो डब्ल्यू का 13.6 टाइम्स। तो यहां पे जब हम मरकरी के टर्म में हेड निकालेंगे, एच डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू अपॉन रो एम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की 13.6 होती है। इट मीन्स रो एम विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू रो डब्ल्यू। तो यहाँ पे मरकरी के लिए जो हार्ड आ जाएगा वो आ जाएगा एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 13.6। तो क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा हैवी लिक्विड लिया, उसके कारण हमारा हेड काफी कम हो गया। तो पीजियोमीटर सिंप्लीफाइड फॉर्म है मैनोमीटर का। पीजियोमीटर में वही फ्लूइड होता है जो कि पाइप में फ्लो हो रहा है, मैनोमीटर में डिफरेंट फ्लूइड लेते हैं। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पीजियोमीटर को कब यूज करें जब प्रेशर बहुत ही कम हो। वेरी लेस प्रेशर अगर है तो हम पीजियोमीटर को यूज करेंगे, और अगर ज्यादा प्रेशर है तो हम मैनोमीटर को यूज करेंगे। और डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का प्रेशर मेजर करता है, नाम से भी पता चल रहा है डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो दो के बीच का डिफरेंस निकालता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस 2-3 इस सेम थ्योरी से। तो 26 का यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वेरी लो प्रेशर। वाटर चैनल और पाइप्स का भी यहाँ पे गिवन है इसमें ऑप्शन, लेकिन उनमें प्रेशर ज्यादा होता है और हम उसके लिए मैनोमीटर्स यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा वो वेरी लो प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है कि मैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो 87 का यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मैनोमीटर्स से हम यूज करते हैं वाटर चैनल्स का और पाइप्स का प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये करता है डिफरेंस मेजर करता है, किसी 2 पॉइंट्स के प्रेशर के बीच का डिफरेंस मेजर करता है। नेक्स्ट 29 में पूछा है कि अगर वेरी लो प्रेशर मेजर करना है तो हम इसके लिए करते हैं पीजियोमीटर यूज। इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसका आंसर की में आंसर गिवन है वो सी है जो नहीं होगा। नेक्स्ट 30 में पूछा है प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम समझते हैं कि कैसे कम होता है तो कैसे मेजर करते हैं, ज्यादा होता है तो कैसे डिनोट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस प्रेशर समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं। जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक की हाइट 1 मीटर है, इसके ऊपर 2 छोटे छोटे और ब्लॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी है। अब ए और बी की अगर हाइट पूछी जाए तो कोई इसको यहां से मेजर कर सकता है, टेबल के टॉप से मेजर कर लिया, तो एक तो इस हाइट को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। दूसरा किसी ने क्या किया, किसी ने बोला कि हम तो अर्थ सरफेस से मेजर करेंगे, टेबल के टॉप से क्यों करें, अर्थ सरफेस से करेंगे। तो अर्थ सरफेस से करेंगे तो ये 1.2 हो गया, ये 1.25 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हमारा डेटम है, अर्थ जो टेबल है उसका टॉप, ये वाली लाइन डेटम है। सेकंड वाले केस में हमारा डेटम है अर्थ सरफेस। सेम यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस प्रेशर के कंसेप्ट में होता है कि कुछ लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के उसे कितना ज्यादा है प्रेशर सिर्फ वो मेजर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हमने इस हाइट को 0 मान लिया कि ये हमारा डेटम है और इससे कितना ऊपर है हमने वो मेजर कर लिया। दूसरा, तो इस तरीके से प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर, जहां पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मानते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम अर्थ सरफेस को डेटम मान के हमने जैसे ये हाइट लिखी,
वैसे ही एब्सोल्यूट जीरो को हमने डेटम माना। हमने बोला कि भाई हम तो किसी बॉडी पे प्रेशर निकालना है तो बॉडी पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है वो भी काउंट करेंगे। और जैसे कि ये कंटेनर है, ये वाटर फिल किया हुआ, यहाँ पे प्रेशर पूछा है, तो किसी ने बोला कि हम तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी काउंट करेंगे और यहाँ पे इस डेप्थ के कारण प्रेशर आ रहा है उसको भी मेजर करेंगे। तो उस प्रेशर को बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। जिसमें हम डेटम ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं? एब्सोल्यूट जीरो को ले रहे हैं। तो ये इस डायग्राम पे आते हैं हम। ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। इसके बाद ये लाइन है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर शो कर रही है। गेज प्रेशर होता है जब हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को डेटम मानते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर कब होता है? जब किसी पॉइंट पी पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा हो, तो ये गेज प्रेशर हो गया। दूसरा होता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर हमको उसको वैक्यूम प्रेशर कब बोलते हैं? जब किसी पॉइंट पे प्रेशर है वो पी है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो तो हम उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो काफी बार इसके कन्वर्जन के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, से ये डायग्राम दिमाग में रहेगा, काफी इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब दूसरा है एब्सोल्यूट जीरो। तो ये एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अर्थ सरफेस से मेजर किया था डिस्टेंस वैसे ही। तो एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करेंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएंगे दोनों। ये था एक प्रेशर, ये आ गया, दूसरा प्रेशर ये आ गया। तो इसमें हम ये वाली हाइट जो है ये वाली रीडिंग देंगे। लेकिन जब गैस प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर रिपोर्ट कर रहे हैं हम तो सिर्फ हम ये वाली डिस्टेंस और गैस प्रेशर में ये वाली डिस्टेंस देंगे। अब यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं आपस में रिलेशन लिखे। तो अगर गैस प्रेशर में मैं ऐड कर दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या आ जाएगा? गैस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला, तो क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर के। अब वैक्यूम प्रेशर की कंडीशन कैसी बनेगी? ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें से हमने वैक्यूम प्रेशर माइनस किया तो एब्सोल्यूट प्रेशर आया जो कि था ये वाली रीडिंग। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से और बहुत इजी टॉपिक है। तो 31 में एक तो हम कंडीशंस देखें तो गेज प्रेशर का हमने लिखा था ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर के। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमने अभी इक्वेशन लिखी है इससे यहाँ पे गेज हो जाएगा एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। 13 में बोला है कि लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमने उसको अभी पढ़ा, हमने उसको क्या बोला? वैक्यूम प्रेशर बोला। उसको वैक्यूम प्रेशर भी बोल देते हैं, उसको सक्शन प्रेशर भी बोल देते हैं और नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोल देते हैं। गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की तरफ आ रहा था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसको नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोल दिया जाता है। तो सारे स्टेटमेंट ही सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 32 पे। क्वेश्चन 32 में पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके साथ वेरी करता है। तो हमने भी पहले पढ़ा था कि ये वाली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की इक्वेशन है इसी से हम अर्थ प्रेशर निकालते हैं। रो यहाँ पे एयर की डेंसिटी हो जाता है, एच है वो होता है एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है बेसिकली। जैसे कि ये अर्थ सरफेस कोई प्लेन एरिया है, ये पास में कोई हिल एरिया है, तो यहाँ पे प्रेशर होगा। मान लिया कि इस हाइट तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक कुछ एक लिमिटेड हाइट तक ही प्रेजेंट है अर्थ सरफेस से, तो मान लिया कि यहां तक प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट पे ये एक है प्लेन पॉइंट और ये एक है हिल पे एक दूसरा पॉइंट है, और हिल का एल्टीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा। अब प्लेन में जो अर्थ सरफेस पे पॉइंट है उस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। ये इस वाले पॉइंट पे हो गया। जो हिल पे जो पॉइंट है उस पे अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो जी, यहाँ पे आएगा ये वाली डिस्टेंस h ये होगा इसके लिए, तो जो हो जाएगा h माइनस ए। तो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा वेदर कंडीशंस और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड इसलिए करता है
कि रो जो है ना एयर का, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लाइट एयर होगी, डेंसिटी कम होगी, अगर कम होगा तो ज्यादा डेंसिटी होगी। वेदर कंडीशंस पे भी करता है कि अगर ड्राई एयर है तो डेंसिटी डिफरेंट होगी, मॉइस्ट एयर है तो डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया हो तब तो ऑल ऑफ द अबव होगा ऐसे क्वेश्चंस में। बाकी अगर तीनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना हो तो फिर एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि एल्टीट्यूड का सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, बाकी चीजों का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है जितना एल्टीट्यूड का आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर गिवन है जो डी है, जो तो नहीं होगा। तीनों ही सही है, मोस्ट एक्यूरेट देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में पूछा है कि मरकरी को हम क्यों यूज करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि हम मरकरी को यूज इसलिए करते हैं, एक तो कि ये हैवी होती है, स्पेसिफिक वेट ज्यादा होता है तो कॉलम की हाइट आएगी वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, तो रो और एच एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक तो ये हो गया कि जो हाइट है वो लेस होगी बैरोमीटर की। अगर सेम हमने बैरोमीटर मरकरी वाला देखा था, सेम हमने वाटर फिल करके बना दिया, तो क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा हाइट आएगी उसकी। दूसरा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है वेपर प्रेशर का। मरकरी का वेपर प्रेशर वाटर के कंपेरेटिवली काफी कम होता है, बाकी सारे लिक्विड्स के कंपेरेटिवली काफी कम होता है। तो इसलिए इन दोनों रीजंस की वजह से हम मरकरी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रैक्टिकली एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, बट हम उसको जीरो के आसपास ही होता है, बहुत काफी कम होता है तो हम उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका 33 का आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और डी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 34 क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। एक कंसेप्ट गिवन होता है सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग। बेसिकली सरफेस टेंशन सिग्मा होता है, उसके कारण हमारा कैपिलरी राइज होता है। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पीजियोमीटर और मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर वगैरह, ये भी ग्लास की बनी हुई कम डाया की ट्यूब्स होती हैं। अब इनमें भी हो सकता है कि कुछ कैपिलरी राइज आए और उस कैपिलरी राइज के कारण एरर आती है। तो हम चाहते हैं कि एक मिनिमम लेते हैं हम 12 mm, कि 12 mm से तो ज्यादा हमारे ट्यूब का डाया हो ही, ताकि उसमें कैपिलरी राइज वाला इफेक्ट ना आए। तो ये कंसेप्ट जरूर होता है, बाकी इंक्लिनेशन का ऐसा किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। 35 में पूछा है कि प्रेशर फोर्स होगा, एक प्लेन एरिया है, वो इक्वल होगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं डेप्थ है जो सेंट्रोइड की फ्री वाटर सरफेस है, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रेशर फोर्स आता है। तो ये इसमें ये कंडीशन कब कब अप्लीकेबल होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए भी होती है। हॉरिजॉन्टल में तो WAH, हॉरिजॉन्टल अगर कोई रखा हुआ है बॉडी, तो हर एक पॉइंट के लिए H सेम ही होगा, डेप्थ ऑफ वाटर हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा। अगर वर्टिकल है तो भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं WAH बार, और ये फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन होता है उस पर भी एप्लीकेबल होता है। इंक्लाइंड प्लेन में जब हम HP निकालते हैं तो थीटा की टर्म आती है, लेकिन उसमें अगर हमें टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है तो वो WAH बार ही होगा। H बार यहाँ पे सेंट्रोइड है, उसकी डिस्टेंस है फ्री वाटर सरफेस से। तो सारे स्टेटमेंट सही हो गए। नेक्स्ट 36 में पूछा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर एक वर्टिकल प्लेन है, वो इमर्ज्ड है लिक्विड में, तो वो कहाँ पे होगा। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक वर्टिकली इमर्ज्ड बॉडी है, प्लेन है, तो इसमें ये हायर एज है, ये लोअर एज है, ये सेंट्रोइड है। तो हायर एज का सेंटर कुछ ये होगा, सेंट्रोइड ये है, और लोअर एज का सेंटर कुछ ये होगा। प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा, और HP हमें निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं IG/AH बार प्लस H बार। तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि ये सेंट्रोइड पे नहीं होगा। पहला तो H बार थी सेंट्रोइड की डेप्थ, हम उसमें ये वाली टर्म और ऐड कर रहे हैं, इसके कारण HP होगा वो H बार से ज्यादा होगा। तो अगर सेंट्रोइड यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ प्रेशर इससे कुछ डिस्टेंस नीचे होगा। दूसरा आप इसे भी समझ सकते हो कि प्रेशर डायग्राम ऐसा बन रहा है। अब प्रेशर डायग्राम का सेंट्रोइड होगा वो कहाँ होगा, सेंट्रोइड से वो नीचे होगा, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पे इतना प्रेशर है, यहाँ इतना प्रेशर है। तो सेंट्रोइड है वो इसको इक्वल टू पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो
जो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक्सिस होगी वो इससे कुछ नीचे होगी, वो होगी यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे, और ये है यहाँ से h/2 डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों ही ऑप्शन है वो गलत हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर की जो लोकेशन होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस नीचे होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। नेक्स्ट 37 में वो फॉर्मूला लगाएंगे हम एचपी का। एचपी होता है IG अपॉन AH बार प्लस H बार। IG हो जाएगा 1/12, D 4 है और D 3 है, 3 क्यूब डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू H बार हो जाएगा 3/2। 3 मीटर टोटल हाइट है, तो सेंट्रोइड की डिस्टेंस हो जाएगी वो इसकी हाफ हो जाएगी, प्लस 3/2। नेक्स्ट में पूछा है कि किसी जगह पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो इतना है, और एक ऑयल का टैंक है उसमें 2.5 मीटर डेप्थ पे प्रेशर होगा, वो वाटर की टर्म में प्रेशर कितना होगा? प्रेशर को हम किसी भी डिफरेंट लिक्विड की फॉर्म में निकाल सकते हैं। लिक्विड की फॉर्म में ऐसे निकाल सकते हैं कि WH बार होता है, तो W जिस लिक्विड का लेंगे H उस लिक्विड का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑयल से कन्वर्ट करना है वाटर में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज है इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए कि ये 0.1 kg/cm² कहीं भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर अगर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर तो वो होगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑयल का कारण प्रेशर। वाटर में भी सेम करेंगे, वाटर के कॉलम के कारण प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों टर्म्स तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका जरूरत नहीं है। आगे हम सोल्व करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने वाटर की गिवन है 0.8। इट मीन्स वाटर की मास डेंसिटी होगी वो 0.8 इंटू मास डेंसिटी ऑफ वाटर होगी जो होती है 1000। तो ये हो जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे अब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है, तो हम ऐसा यूनिट्स में रख लेंगे बाकी सारी चीजों को। तो ये हो जाएगा 800, जी दोनों जगह कैंसिल कर देते हैं। ऑयल का कॉलम है उसकी हाइट है 2.5 इज इक्वल टू रो W वाटर का जो कि है 1000। जी से जी कैंसिल कर देते हैं, SW आ जाएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो SW की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 200 आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 2 मीटर होगा। तो इस तरीके से 20 इंटू 100/1000 आया, ये 2.5 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 20.0 आ गया। एक इस टाइप के क्वेश्चंस में चेक लगाने के लिए चीज ध्यान में रखनी है कि जितना लाइट वेट होगा उसकी एच उतना ही ज्यादा होगा, और जो हैवी वेट होगा उसका एच कम होगा। तो ऑयल के कंपेरेटिवली हमारा वाटर ज्यादा हैवी है, तो इसलिए इसका जो आएगा एच वो कम आएगा। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट में पूछा है कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लोकेटेड होगा? सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड से नीचे और सेंट्रोइड से ऊपर। तो ये हम पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये बिलो द सेंट्रोइड होता है। इसका लॉजिक ये होता है कि एच पी होता है H बार प्लस IG अपॉन AH बार, और अगर इंक्लाइंड है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो H बार है सेंट्रोइड की डेप्थ, उसमें हम इतना और ऐड कर रहे हैं, तो इसके कारण HP होगा वो H बार से हमेशा ज्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलो द सेंट्रोइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है बायोंट फोर्स से, और ये काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बेसिकली कोई बॉडी अगर हम उसको पार्सली इमर्ज करते हैं फ्लूइड में या टोटली इमर्ज करते हैं तो उस बॉडी पे एक बायोंट फोर्स लगता है। आपने कभी कोई खाली डिब्बा लेके पानी में डुबाने की कोशिश की होगी तो फील किया होगा, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। तो इस फोर्स को हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है, ये इक्वल होती है उस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया या कोई और लिक्विड है तो वो लिक्विड डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड का जो वेट होगा इक्वल होगा लिक्विड, उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया, बॉडी अंदर गई तो
लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा वो बायोंट फोर्स होगा। काफी न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होता है, काफी सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इस लेक्चर वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।